बात अगर 20-30 साल पहले की होती तो मैं ज़रूर कहता कि आज तुम्हारी भेजी कुछ पुरानी चिट्ठियाँ हाथ लग गई। लेकिन बात तो अभी की है, यही कोई 4 साल पहले की। तो मेरे हाथ चिट्ठी की जगह मैसेज लगा। मेरे छोटे से फ़ोन के इनबॉक्स में वो कुछ आखिरी मैसेजेस जिन्हें पढ़कर लगा कि उसने मुझे प्यार तो किया था। उसके भेजे ये मैसेज ठीक वैसे ही थे जैसे अचानक से पुरखों का गड़ा खजाना प्राप्त हो गया है, और जैसे उस खजाने से कोई बड़ी आसानी से हमारे पुरखों की रईसी का अंदाज़ा लगा सकता है। उसी तरह इन मैसेजेस से इस बात का भी अंदाज़ा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है कि इस अक्खड़ इंसान को भी कभी किसी ने अपने प्रेम के अमृत से सींचा था। सच में कितना अपनापन भरा था उसके शब्दों के इन चंद समूहों में। हर अक्षर प्रेम से परिपूर्ण था, जिन्हें पढ़कर यह महसूस हो जाए कि प्रेम वास्तव में कोई दैवीय गुण है। इन चंद शब्दों में वैसी ही ताकत थी जैसे सालों से प्यासी धरती की प्यास मात्र पानी की 2 बूंद से बुझ जाए। खैर, स्मृति का चलचित्र एक बार फिर चल उठा है। तमाम यादों से पर्दा उठता जा रहा है और आंखों के सामने वो पहला दृश्य है जब हम पहली बार मिले थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र की कक्षा में। दर्शन में तर्कों का विशेष स्थान है, या फिर यूँ कहें कि जो सबल तर्क देने में निपुण हो वो आका बन जाता है। प्रोफेसर जब भी हमसे कोई प्रश्न करते, हम सब अपने अपने तार्किक क्षमता और ज्ञान के आधार पर उसका जवाब देते। हालांकि वो भी बहुत सोच समझकर जवाब देती थी, लेकिन मेरे जवाब के आगे सबके जवाब फीके पड़ जाते थे। और जैसे ही प्रोफेसर मेरे साथ सहमति व्यक्त करते, उसका चेहरा उतर जाता। एक रोज़ की बात है, सर ने कुछ पूछा और अति उत्साह में मैंने कुछ और ही बता दिया। हाँ, उस दिन पूरी क्लास मुझ पर ज़ोर ज़ोर से हंसी थी, और वो भी। मुझे उसका यूं मेरे ऊपर इस तरह हंसना अच्छा नहीं लगा था। तो क्लास खत्म होते ही मैं उसके पास गया और बोला, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही थी, है ना? और उसका जवाब मिला, हाँ, आ तो रही थी, इनफैक्ट अभी भी आ रही है। और इतना कहते कहते उसने अपनी सहेलियों के साथ एक बार फिर से मुझ पर हंसने लगी, और मैं रुआंसा सा चेहरा लेकर वहाँ से चला गया। अगले दिन क्लास खत्म होने पर उसने मुझे रुकने को बोला। मैंने चलते चलते ही कहा, क्या है? उसने कहा, पहले रुको तो सही। मैं रुक गया। उसने आगे कहा, कल के लिए सॉरी। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगा। मैंने कहा, सॉरी क्यों? थोड़ा और हंस लो। उसके चेहरे पर एक हल्की सी हंसी फिर आ गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम इतने खड़ूस क्यों हो? मैंने कहा, मैं ऐसा ही हूँ। और मैं जाने लगा। उसने आवाज़ दी, अरे सुनो तो। हाँ बोलो, क्या बात है? चलो चाय पीते हैं। इस बार मैं उसे मना नहीं कर सका, और हम दोनों कॉलेज की कैंटीन की तरफ चल दिए। उस दिन चाय से बातचीत का जो सिलसिला शुरू हुआ तो फिर चलता ही गया। बहुत सी क्लासेस साथ हुई, हंसी ठिठोली के बीच कुछ झगड़े भी हुए, और कैंटीन में हज़ारों कप साथ में खाली हुए। गुज़रते वक्त के साथ हमारी ज़िंदगी जुड़ने लगी थी। एक दिन की बात है, मैं कॉलेज नहीं जा पाया था। उसने मेरे नंबर पर बहुत बार फ़ोन किया, मैंने फ़ोन नहीं उठाया। दिन गुज़र गया था और रात का समय था, तकरीबन 9 बजे।
उसका फिर फ़ोन आया। इस बार मैंने उठा लिया। फ़ोन उठाते ही उसने जो बोलना शुरू किया, तो बोलती ही जा रही थी। कहाँ थे, कॉलेज क्यों नहीं आए, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, जैसे अनगिनत सवालों की बरसात हो गई। अंत में उसने कहा, क्या तुमने कभी सोचा है मेरा क्या हाल हुआ था? कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, कम से कम एक बार बता तो देते कि तुम ठीक हो, बस इतना ही। ये वो पल था जब हमारे प्यार की सुगबुगाहट यकीन में बदल गई थी। अब कुछ बचा था तो बस इजहार करना, और वो भी हुआ। उस पल वातावरण में बहुत शांति थी। हम दोनों यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में घास पर बैठे थे। हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी। फूल खुशी से झूम रहे थे और गौरैया शायद कोई गीत गा रही थी। इस सुहाने मौसम में हम दोनों ने एक ही साथ कहा था, हमें लगता है कि हमें एक दूसरे से प्यार हो गया है। यकीनन प्रेम जब होता है तो अपने साथ बहुत परिवर्तन लेकर आता है। जैसे कि मेरे जैसा अक्खल लड़का जो हर हाल में खुद को सही साबित करने पर तुला रहता था, अब अपनी गलतियां मानने लगा था। वो लड़का जिसका अगर कोई मजाक बनाने की कोशिश भी करे तो वो उसका दुगना मजाक बना देता था, पर आज वो खुद पर ही हंस लेता था। ये परिवर्तन उसके अंदर भी हुआ था। वो लड़की जिसे हमेशा मेरी बातों का विरोध करने की आदत हो गई थी, अब मेरी बातों को मानने लगी थी। अब जब मैं क्लासरूम में किसी प्रश्न का जवाब देता तो उसका चेहरा उतरता नहीं बल्कि और खिल जाता था। एक रोज़ की बात है, क्लास के बाद हम दोनों कैंपस ग्राउंड में ही बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक उसने पूछ लिया, कितना प्यार करते हो तुम मुझे?" मैं नहीं बता पाया था। एक बार मन हुआ कि दोनों हाथों को फैलाकर कह दूं कि इतना, लेकिन क्या मेरा प्यार बस इतना ही था? नहीं, सिर्फ इतना तो नहीं हो सकता था। बहुत सोचा लेकिन कुछ सूझा नहीं। मेरी बुद्धि में ऐसे शब्द या वो क्षमता ही नहीं थी जो प्रेम की मात्रा को निश्चित कर पाते। वो समझ गई थी। उसने मेरी आंखों के कोनों में आए पानी और होठों को हिल हिलाकर रुक जाते हुए देख लिया था। उसने मुझे गले से लगा लिया और कहा, ओ मेरे दार्शनिक प्रियतम, कभी कभी दर्शन से बाहर निकलकर थोड़ी हल्की फुल्की ज़िंदगी भी जी लिया करो। मुझे पता है तुम मुझे बहुत प्यार करते हो और ये बात तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं। वक्त की मध्यम आंच पर हमारा प्रेम पकता जा रहा था। इस रिश्ते में एक दूसरे की संप्रभुता में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। हम प्रेमी युगल होते हुए भी अपने निर्णयों में संप्रभु थे। हम एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल रखते थे, लेकिन कभी अपनी पसंद या अपने विचारों को दूसरे के ऊपर थोपे नहीं। स्नातक के 3 वर्ष पूरे होने वाले थे। आखिरी परीक्षा की तिथि घोषित हो गई थी और इसी बीच विभिन्न विश्वविद्यालयों में परास्नातक में प्रवेश लेने के लिए आवेदन पत्र भी जारी कर दिए गए थे। मुझे घर वालों ने यहीं इलाहाबाद में ही रहने की सलाह दी थी, इसलिए मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ही फॉर्म भरा, जबकि उसे दिल्ली जाने का फरमान मिला था, इसलिए उसने जेएनयू का फॉर्म भर दिया था। हमें इस बात की तकलीफ तो ज़रूर थी कि हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए करियर दांव पर नहीं लगाया जा सकता था। स्नातक की अंतिम परीक्षा देने के तुरंत बाद वो इलाहाबाद से दिल्ली चली गई, अपनी बहन के पास। परीक्षा के आखिरी दिन हम बहुत देर तक एक दूसरे के साथ बैठे रहे। इस बीच बातचीत कम हुई और मौन ज़्यादा था, लेकिन आज के मौन की भाषा हम अच्छी तरह समझ पा रहे थे। खैर, घर जाने से पहले हमने एक दूसरे से कुछ वायदे किए और फिर आखिरी बार गले मिलकर अपने अपने रास्ते पर चल दिए।
दिल्ली जाकर उसने प्रवेश परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी थी। शाम को एक बार हम एक दूसरे से बात कर लेते थे। उसको बहुत कुछ बताना होता था और मुझे बहुत कुछ जानना। इस तरह हर शाम दो दिल फ़ोन पर मिला करते थे। सब कुछ सही चल रहा था, बिल्कुल किसी परफेक्ट प्रेम कथा की तरह। वक्त भी अपनी रफ्तार पर चल रहा था। प्रवेश परीक्षा हो चुकी थी और परिणाम भी आगे पीछे आ गए थे और हम पास भी थे। क्लास के पहले दिन मैंने मजाक में ही लेकिन ताकीद कर दिया था कि देखना किसी और से इश्क ना हो जाए। उसने कहा था, तुम संभल कर रहना बच्चू, लड़के बहुत जल्दी फिसलते हैं। हाँ, फिर हम दोनों हंस दिए। बात मजाक में कही ज़रूर गई थी, लेकिन दिल में एक असुरक्षा का भाव जाग गया था। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। अब वो देश की राजधानी में थी, एक बड़े शहर के बड़े शिक्षण संस्थान में। यूनिवर्सिटी, शहर, वक्त बदलने के साथ साथ प्राथमिकताएं भी बदल गई थी। वो अपने काम में व्यस्त रहने लगी थी और अब शाम को फ़ोन आने बंद हो चुके थे। मैं करता तो कभी जवाब नहीं मिलता, कभी उठता तो बाद में बात करती हूँ कहकर फ़ोन रख देती, और कभी कभी बात होती भी तो तमाम इंक्वायरी और कहासुनी के बाद फ़ोन रख दिया जाता। यहाँ पर समस्या मेरे साथ थी। उसका संपर्क नई चीज़ों से, नए लोगों से होता था, लिहाजा उसके जीवन में एक उत्साह था, जबकि मेरा टकराव हर पल अतीत की चीज़ों से होता था। वही कैंटीन जहाँ हम चाय पीते थे, वही ग्राउंड और उसमें बैठने की हमारी पसंदीदा जगह, और यूनिवर्सिटी गेट के बगल में वो पानी पूरी वाला। नहीं, इन सब का मैं अकेले गवाह नहीं था। इन सब पलों में वो मेरे साथ रहती थी। उसके चले जाने से एक खालीपन सा आ गया था। मैं हर पल अतीत की चीज़ों से टकराता था और जब नहीं रहा जाता तो उसे फ़ोन कर देता, लेकिन जवाब वही मिलता, अभी बिज़ी हूँ, बाद में बात करती हूँ। जिससे कई बार झल्लाहट में मैं उसके ऊपर चिल्ला भी चुका था, लेकिन उसने चुपचाप सुन लिया था। ऐसे ही एक शाम मैंने उसको कॉल किया, उसने नहीं उठाया। बाद में जब उसने फ़ोन किया तो मैं चिल्ला पड़ा। उसने हमेशा की तरह चुपचाप मेरा सारा गुस्सा झेला और जब मैं शांत हुआ तो उसने कहा, अब मैं कुछ कह सकती हूँ? मैंने कहा, हाँ बोलो। उसने कहा, हमें अब अलग हो जाना चाहिए। मैं स्तब्ध रह गया। वो आगे बोली, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। हमने एक बहुत अच्छा वक्त साथ गुजारा, लेकिन अब हमारे रिश्तों में कड़वाहट भर रही है और इससे पहले कि और अधिक भर जाए, हमें अलग हो जाना चाहिए, ताकि भविष्य में हम जब भी कभी मिले तो एक दूसरे से आंखें मिला सके, एक दूसरे का सम्मान कर सके। मैं कुछ कह सकने की स्थिति में नहीं था। उसने आगे कहा, शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन तुम रह लोगे। याद रखना, कोई किसी के बिना मरता नहीं है, तुम भी नहीं मरोगे। हिम्मत रखना और मन से पढ़ना। अलविदा दोस्त। फ़ोन कट गया था और मैं वहीं पर जम गया। आंखों से एक धार फूटी जो बहुत देर तक गिरती रही। दिल दुखी था, लेकिन उसकी बातें सही लग रही थी। आखिरी बार अलग होते हुए भी उसने मेरे दिल को नहीं तोड़ा था। फिर उस दिन के बाद न उसका कोई फ़ोन आया, न मैंने करने की कोशिश की। मुझे कुछ वक्त लगा, लेकिन ज़िंदगी में खुद को संभालना पड़ता है।
ये कैसी कहानी है जिसमें नायिका का कोई नाम नहीं है। बड़ा कंजूस लेखक मालूम पड़ता है। कम से कम नायिका का नाम तो बताना था। खैर, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे हिसाब से इस कहानी का अंत कुछ और होना चाहिए था, हैप्पी एंडिंग जैसा। सारे गिले शिकवे दूर करके दोनों को एक साथ हो जाना चाहिए था। पर हर बार और हर एक की ज़िंदगी में ऐसा होता कहाँ है। अच्छा ही है अगर आपसी रिश्ते कड़वाहट से भर जाएं, तो उन्हें एक मोड़ पर छोड़ना ही बेहतर है। इस बात पर मुझे साहिर लुधियानवी साहब की एक बहुत ही चर्चित नज़्म याद आ रही है, और इसी से मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा, जो इस पूरी कहानी का सार भी है। तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो आप सुन रहे थे माधव तिवारी द्वारा रचित कहानी यादों का झरोखा, और मैं दिनेश कुशवाहा। फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।